दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी रूह कंपा देने वाली है, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा शर्मा आगरा के मशहूर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। MSc MPhil करने के बाद वह PhD कर रही थी। नेहा के परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और एक भाई था। राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाले पूरे परिवार की जान बेटी नेहा में ही बसती थी। पिता श्री शिवपाल शर्मा को अपनी बेटी पर बड़ा नाज था। उस दिन भी नेहा रोज की तरह अपने पिता की लाल ऑल्टो कार लेकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। रोज शाम 5 बजे तक तो वह घर आ जाती थी, लेकिन आज शाम के 7:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक नेहा घर नहीं लौटी थी। नेहा की परेशान माँ लगातार उसके मोबाइल पर कॉल कर रही थी। नेहा की मां ने एक के बाद एक करीब 50 बार नेहा के नंबर पर कॉल किया, मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। वह लगातार कॉल करती रही और तभी अचानक किसी लड़के ने नेहा के फोन पर कॉल रिसीव किया और बोला, नमस्ते आंटी, नेहा दीदी तो सदर बाजार गई हैं। इससे पहले कि नेहा की मां कुछ समझ पाती और उसे कुछ पूछ पाती, फोन कॉल कट गया। कॉल कटने के बाद नेहा की मां ने फिर से कॉल किया और इस बार किसी अनजान लड़के ने फोन उठाया और कहा, आंटी, नेहा दीदी तो मूवी की टिकट लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। इतना कहकर उस लड़के ने भी कॉल कट कर दी। नेहा की मां ने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार नेहा का मोबाइल बंद आ रहा था। नेहा की मां ने फौरन अपने पति को इस बात की जानकारी दी। फिर वो नेहा का पता लगाने के लिए इधर उधर फोन घुमाने लगी, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चलता। अब नेहा की मां को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। पिता और भाई नेहा को तलाश कर ही रहे थे कि शाम को 8:30 बज चुके थे। पुलिस भी नेहा की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा को आखिरी बार DI की नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। पुलिस की टीम फौरन बायो लैब पहुंची और जैसे ही लैब का दरवाजा खुलवाया गया तो भीतर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और सामने फर्श पर पड़ी थी नेहा की खून से सनी लाश। उस कमरे में इस कदर खून था कि नेहा के कपड़ों का रंग भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस जब नेहा की लाश के करीब पहुंची तो देखा कि उसके पेट और जिस्म को बेरहमी के साथ काटा गया है। उसकी जांघों पर भी काटने के निशान थे और उसके मुंह में रुमाल को ढूंढ दिया गया था। उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था और उसकी सलवार घुटनों तक उतरी हुई थी। मौकाए वारदात पर हर तरफ खून से सने टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो हत्या करने वाले ने हर वार के बाद अपने हाथों में लगे खून को साफ किया हो। उस कमरे का यह खौफनाक मंजर देखकर नेहा की मां अपने होशो हवास खो बैठी। उसके पिता भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अपनी लाडली बेटी की इतनी दुर्गति देखकर उनके आंसुओं की धार चीखों के साथ बह निकली। पुलिस वाले भी कातिल की करतूत देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर कातिल ने इतनी दरिंदगी क्यों की। पुलिस ने लैब की जांच पड़ताल में पाया कि वहां पर कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं है, लेकिन लाश के पास एक कांच की कीपैड आधी टूटी हुई पड़ी थी और उसका आधा हिस्सा नेहा के पेट में घुसाया गया था। पहली तफ्तीश के बाद पुलिस को समझ आ गया कि नेहा के साथ कत्ल से पहले बलात्कार किया गया या फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, मगर नाकाम होने पर कातिल ने नेहा का कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद आगरा के सभी पुलिस अफसर मौकाए वारदात पर पहुंच गए और उनके साथ मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच गए। पुलिस ने पंचनामा किया और नेहा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के अगले दिन यानी 16 मार्च 2013 को नेहा के कत्ल की खबर सभी अखबारों और न्यूज चैनलों में दिखाया गया। ये देखकर आगरा में लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्र सड़कों पर उतर गए। हत्यारों को पकड़ने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही थी। शहर में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे और 16 मार्च को पुलिस ने उस लैब को सील कर दिया और लैब के पास से झाड़ियों में पड़ा नेहा का लैपटॉप भी बरामद किया। नेहा की कत्ल की वारदात को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस नेहा के दोस्तों और साथ पढ़ने वालों और तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी। तभी एक प्रोफेसर ने पुलिस को एक लड़के के बारे में बताया जिसका नाम विशाल शर्मा था। वह दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में निर्माण कार्य करने वाला एक ठेकेदार था और जब पुलिस उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंची तो पुलिस को वहां पर एक साइकिल दिखा जिस पर खून जैसे लाल धब्बे लगे थे और वहां पर एक जीन्स पड़ी थी। उस जीन्स पर भी खून जैसे लाल धब्बे लगे हुए थे। यह सब देखकर पुलिस को विशाल पर शक गहरा हो गया।
पुलिस ने विशाल शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साइकिल और विशाल की जीन्स पर मौजूद लाल धब्बों के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए। पुलिस शक की बिना पर विशाल से 3 दिन तक पूछताछ करती रही, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। 3 दिन बाद लाल धब्बों की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि विशाल की साइकिल और जीन्स पर मिले लाल धब्बे खून नहीं बल्कि रंग था। इसके बाद पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया। पुलिस के पास कातिल का ना तो कोई सुराग था और ना ही कोई खबर थी। पुलिस को पहले मामला जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं। पुलिस ने जांच जारी रखी। साथ ही पुलिस ने नेहा के कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों से लगातार बातचीत कर रही थी ताकि कोई सुराग हाथ लग सके, और हुआ भी ऐसा ही। नेहा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का नेहा को परेशान करता था। वो लड़का दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी का भांजा था। पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची तो उदय ने पुलिस के सवालों के जवाब ऐसे दिए कि जैसे वो नेहा को जानता ही नहीं। पुलिस भी उसके जवाबों से संतुष्ट होकर वापस लौट गई, लेकिन पुलिस की छानबीन अभी भी जारी था और इसी दौरान कुछ छात्र छात्राओं ने फिर से उदय पर शक जताया। हालांकि कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उदय एक बड़े बाप का बेटा था, साथ ही पूर्व IAS अधिकारी का भांजा भी था। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर उदय से पूछताछ करने का फैसला किया और उसके घर जाकर सवाल जवाब किए तो उदय के घर वाले पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर अदालत पहुँच गए। इस बीच पुलिस को नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट से पता चला कि नेहा का कत्ल करने से पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नेहा के साथ रेप हुआ था या नहीं। अब 15 दिन बाद पुलिस एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम के साथ सेल की लैब पहुंचती है और बारीकी से फिर से सुराग जुटाने की कोशिश करती है। कई घंटों की मशक्कत के बाद फॉरेंसिक टीम ने उस जगह से कुछ बाल बरामद किए और उस जगह से फिंगरप्रिंट भी बरामद किया। फिर बरामद हुए सुराग को जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब तक इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। लोगों का कहना था कि यह केस CBI को सौंप दिया जाए, क्योंकि पुलिस इस केस में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाई थी। साथ ही पुलिस पर दबाव बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा केवल 22 लोगों तक सीमित किया हुआ था। तब तक पुलिस के हाथ नेहा और उदय की कॉल डिटेल्स भी आ चुकी थी। पुलिस ने उदय के दोस्तों से भी पूछताछ की। DI की एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन नेहा की कार को एक लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू चल रहा था। पुलिस ने उसी रात चुपचाप यशवीर को उठा लिया और उसने पूछताछ में पुलिस को कार के बारे में अहम जानकारी दी, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताया। पुलिस की जांच के केंद्र में अब वो लोग थे जो नेहा के आसपास और लैब में ज्यादा आते जाते थे। इस बीच पुलिस को पता चला कि उदय लैब में बहुत आना जाना किया करता था। अब पुलिस उदय पर फोकस कर रही थी। तभी पुलिस को लैब से बरामद हुए बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट से पता चला कि लैब में पाया गया बाल उदय के प्यूबिक हेयर थे। अब नेहा के घर वालों और पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। पुलिस ने एक बार फिर से उदय को थाने बुलाकर पूछताछ की। इस बार एक मनोचिकित्सक भी पूछताछ में शामिल था। इस बार पुलिस उदय से सख्ती से बार उदय से सवालों को कागज पर लिखकर बार पूछा। इन सवालों और पुलिस की सख्ती से उदय टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया कि नेहा का कत्ल उसी ने किया था। उदय और टेक्नीशियन यशवीर संधू दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उदय ने बताया कि उसने वारदात के दिन लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू की मदद ली थी और उसी ने बताया था कि नेहा अभी लैब में है और नेहा की मौजूदगी में वो लैब पहुंच गया था और मौका पाकर उसने नेहा को बेहोश किया। फिर बाहर आकर उसने नेहा की कार की चाबी यशवीर संधू को दे दी। फिर यशवीर संधू कार लेकर वहां से निकल गया और कुछ दूर जाकर कार को लावारिस छोड़कर वहां से आ गया। वारदात के बाद उदय ने ही नेहा का लैपटॉप झाड़ियों में फेंका था और नेहा का मोबाइल भी उसी के पास था। उसने लैब से कत्ल के सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने 39 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 23 अप्रैल 2013 को नेहा मर्डर केस का खुलासा कर दिया और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।